इन 2 घंटों में इनके लिए दिए रवैये से वो इतना तो जान ही चुका था कि कोई आला और गैर मामूली किस्म की दुश्मनी है जो इन दोनों में जाने कब से चली आ रही है। मुझे अब गिरने से डर नहीं लगता हान, फ़ारस की आंखों में देखते हुए दुरुस्ती से बोली। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी, फिर खुद उठकर और खुद चलकर भी गई थी। अब भी गिरूंगी तो खुद उठकर जाने की हिम्मत है मुझ में। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा था तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, फ़ारस ने दबी आवाज़ में चिढ़क कर कहा। बिगड़े तेवरों के साथ जन्नत ने फट से छतरी खोल दी। अगर फ़ारस बर वक्त अपना सर पीछे न हटाता तो नोक इसके सर में ज़रूर लगती। वो फूले तनफ़ुस और बिगड़े तेवरों के साथ संभल कर कदम उठाती बाहर निकल गई। गाड़ी तक पहुंचने से पहले इसका पाँव फिसला था, हालांकि वो कितने एहतियात से कदम उठा रही थी। और वो एक बार फिर नीचे गिरी थी, बहुत बुरी तरह से। दबी दबी कराह इसके हलक से निकली थी, ऊपर से बारिश की बौछार जिसने चंद सेकंड में ही इसे मुकम्मल भिगो दिया था। छतरी जाने कहाँ गायब हुई थी। पठान लड़के ने बेसाख्ता पेशानी को छुआ, जेबों में हाथ डाले सीढ़ियों पर खड़ा फ़ारस वजदान अब कि इसकी मदद को नहीं आया था। इसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। खड़ूस से मेरी हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुई, नज़र लगा दी। वो अपनी कहानी सुहराते हुए मुसलसल रो रही थी, जाने क्या सोचकर, जाने क्या समझकर, और जाने और कितनी तकलीफ़ों पर। हालांकि इसे फ़ारस वजदान के सामने ना कभी रोना था ना कमज़ोर पड़ना था, लेकिन ये गम कि वो गिरी, आखिर फ़ारस वजदान के सामने ही क्यों गिरी, क्यों? और तब ही इसने फ़ारस को जीना उतर कर अपनी तरफ आते देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। जन्नत का चेहरा हिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। इसके सर पर पहुंचकर फ़ारस ने अपना हाथ बढ़ाया हैरात की तरह कि लो खुद से पकड़ो ताकि तुम्हें इस सिचुएशन से निकाला जा सके। वो भी जन्नत कमाल थी, तनफ़र से इसका हाथ झटक कर बगैर किसी मदद, बगैर किसी सहारे के खुद से ही उठ खड़ी हुई। कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी कि इसे अब भी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती। चोटें ही तो आई थी और चोटें तो इसे हमेशा आती रहती थी। इससे भी तो मुश्किल तरीन वक्त देखा हुआ था इसने, तो फिर कैसे ऐसे कमज़ोर पड़ जाए। कीचड़ से लथपथ कपड़ों के साथ मुकम्मल तौर पर भीगी हुई अब वो अपने कदमों पर खड़ी थी। दिल चाहा अब तो चीख कर रो पड़े, लेकिन इसने सब्र का मुजाहरा किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर धप से अंदर बैठ गई। दरवाज़ा इसने ज़ोर से बंद किया था। पठान लड़के ने सुख भरा सांस लेकर ग्लास डोर बंद किए, शीटर गिराया और ये जा वो जा। अकबी नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर फ़ारस इसके बराबर में बैठा था तो इसने दानिस्ता अपने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। इसकी शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे वो खूब दिल खोल कर रोना चाहती हो मगर किसी वजह से रो ना पा रही हो। जी सब ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो, फ़ारस ने रुक कर फ़ोन पर कुछ सुना। कुछ लोग बारिश में करतब दिखाना चाह रहे थे तो बस वही देखते देर हो गई। जन्नत ने जब्त करके मुट्ठियाँ भींच ली। फ़ारस ने कलाई मोड़कर वक्त का हिसाब लगाया। हम बस 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर इसने अल्लाह हाफिज़ कहते हुए कॉल काट दी थी। जन्नत की रंगत सफ़ेद हो रही थी, होंठ नीले पड़ रहे थे, ठंडक का एहसास हड्डियों में घुसता महसूस हो रहा था, लेकिन वो सर उठाए यूँ बैठी थी जैसे बस शौकिया ही कपकपा रही हो। अदील अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेन रोड पर गाड़ी डालने तक वो सब ठीक था। फिर जब गाड़ी ने सूरत पकड़ी तब भी वो गर्दन उठाए शीशों पर फिसलती बारिश को बड़े सुकून के साथ देख रही थी। इसके बाद जाने क्या हुआ, इसकी आंखें बंद होने लगीं, सर झलक कर शीशे से जा लगा, हाथ बेजान होकर पहलू में गिरे और इसे अपने आसपास का कोई होश ना रहा। पक्के सहन की मजबूत सीढ़ियों का मंजर था, सफ़ेद टाइल्स पर ढेर होते किसी वजूद की कराह, सदमा, वहशत, बेयकीनी और फिर वही आवाज़ जो इसके हवास मुख्तल कर दिया करती थी। एक झमाके से कांच टूटा था, शीशे के टुकड़े बिखरे थे, चीखें उभरी थी। जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज़, खुदा के लिए, जन्नत मेरा बच्चा। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बुखार की शिद्दत से तपता वजूद दर्द की लपेट में था। तकलीफ़ की शिद्दत से कराहते हुए इसने बेचैनी से करवट बदली, फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए रोने लगी। ज़हन एक बार फिर गनूदगी में डूब गया था। दोबारा जब इसे होश आया तो रात का 1:30 बज रहा था। इसे भूख का शिद्दत से एहसास हुआ, मुंह का जायका जहरीला सा हो रहा था। इसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। कमरे की खिड़कियों पर 20 पर्दे गिरे हुए थे, लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ नीलगू बल्ब जल रहा था। हीटर ऑन था, तब भी कमरे में सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। गहरा तनफ़ुस लेते हुए वो किसी कदर कोशिश से उठकर बैठ गई थी। आखिरी मंजर जो जहन में महफूज था वो गाड़ी का था।
मध्यम सी नीलगुण रोशनी में फारसी से सामने काउच पर नीम दराज दिखाई दिया। आंखें बंद थी, तनफ्फुस हमवार, यकीनन गहरी नींद में था। जन्नत ने दाहिने हाथ पर निगाह दौड़ाई। कनोला मौजूद था, ड्रिप उतर चुकी थी। इसने बेड साइड पर रखी दवाओं को देखा, फिर उलझे बिखरे बालों को समेटकर फर्श पर कदम जमाते हुए उठ खड़ी हुई। लम्हे भर के लिए लड़खड़ाई, फिर संभल गई। इसका रुख वॉशरूम की तरफ था। वॉश बेसिन के सामने रुककर इसने खुद को आईने में देखा। चेहरे की जर जिल को छुआ, सुर्ख डोरों वाली भीगी हुई आंखों को देखा। बेसाख्ता किसी ख्याल के तख्त सफ़ेद लबादे की खुली ढीली आस्तीन को ऊपर किया। बाजू पर मौजूद जख्म की बैंडेज की गई थी। इसने बैंडेज हटाकर देखा, 4 टांके लगे थे। वो एक बार फिर अपने अक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। पेशानी पर नील का निशान कुछ गहरा लगने लगा। इसे फिक्र हुई, मिसेस शिराजी से छुपाना अशद ज़रूरी था, वरना तो वो देखकर सवाल करेंगी। सवाल अजियत से 2-4 करेगा। अजियत हकायतों में ढलकर आंखों में आ होगी और फिर इसका कोई भी झूठ इन्हें मुतमिन नहीं कर पाएगा। मुंह धोकर वो कमरे में वापस आ गई। गरम शाल कंधों पर डालती बेहद एहतियात से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरकर इसने किचन का रुख किया था। कुछ ही देर में फ्रीज़र खोले सुर्ख मुतरम आंखों से खाने के लिए कुछ देख रही थी। चिकन कढ़ाई, फ्राइड फिश। इसने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया और अभी कुर्सी खींचकर खाने के लिए बैठी ही थी कि कदमों की आहट समात से टकराई। नवाला तोड़कर सालन में डुबोते हुए वो देखे बिना ही जान गई थी कि रात के पहर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे कौन आ रहा है। पहले फ्रीज़र खोला गया, दूध निकाला गया, कैबिनेट खोलकर पत्ती और चीनी के जार तलाशे गए, बर्नर जलाया गया और इस दौरान वो अतराफ से यकसर बेनियाज खामोशी से खाना खाती रही। चाय कप में डाले वो सीधा लाउंज में जाकर बैठ गया था। ओपन किचन से वो आसानी देख सकती थी। टीवी ऑन किए, चैनल सर्फिंग करते वो घूंट घूंट चाय अपने अंदर उतार रहा था। जन्नत ने बस एक लम्हे के लिए इसके पुष्ट को देखा, फिर स्पाट तासरास के साथ सिंक में इस्तेमाल शुदा प्लेटें रखकर अपने कमरे में आ गई। बेड साइड टेबल पर दवाओं के साथ औकात की निशानदही करते नोट चस्पा थे। कौन सी टैबलेट किस वक्त लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, सब दर्ज था। लब खींचकर वो गिलास में पानी उंडेलने लगी। दवा लेने के बाद इसने अपना लिहाफ और तकिया उठाया और एक बार फिर अपनी साबका जगह यानी सोफे पर जाकर लेट गई। फिर जाने कब इसकी आंख लग गई थी और खुली तब थी जब किसी ने कंधा हिलाते हुए पुकारा था। आवाज़ गैर मानूस थी। आंखें खोलकर इसने खुद पर झुके चेहरे को देखा, कुछ धुंधला सा था। क्या बात है? आवाज़ भारी थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? जन्नत ने इस लड़की को देखा जो गर्म कपड़ों पर स्याह रंग के स्वेटर में मलबूस दुपट्टा सलीके से जमाए चमकती रोशन आंखों से इसे देख रही थी। कौन हो तुम? मैं अक्सा हूँ जी। अक्सा कौन? हुआस कुछ बेदार हुए तो उठकर बैठ गई। अब्दुल गफूर की बेटी। अब्दुल गफूर इनके माली थे, खुद शहर में काम करते थे मगर फैमिली गांव में रहती थी। अक्सा आप कुछ मुतफक्कर निगाहों से इसे देखने लगी। आप ठीक हैं जी? हाँ। चेहरे पर दोनों तरफ से फिसलते बालों को कान के पीछे उड़सते हुए इसने कहा, फिर सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। दबीज पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। सूरज की तेज़ रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। कितने दिनों बाद सूरज निकला था। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? चिकन सूप बनाया है जी, मीठे में खीर भी बनाई है। जन्नत ने बेसाख्ता दाहिने हाथ की पुष्ट पर निगाह दौड़ाई। कनोला उतर चुका था, सनी प्लास्ट लगा था। मैं यहाँ कब आई थी? परसों शाम में आपको साहब लाए थे। साहब लाए थे? फांस की तरह कोई शायद जन्नत के हल्क में अटकी। कैसे लाए थे? उठा कर लाए थे जी, और कैसे लाते? वो हैरान होकर जन्नत को देखने लगी। जन्नत का रंग उड़ा। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, जिस्म ऐसे जैसे आग में जल रहा था। अक्सर ने बात जारी रखी। मैं सारी रात बैठकर ठंडे पानी की पट्टियाँ ही करती रही। फिर फारस साहब ने डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर आपका बुखार कम हुआ। बड़े सनसनीखेज अंदाज में चेहरे के तासरात के उतार चढ़ाव के साथ अपनी बात मुकम्मल करके इसने जन्नत को देखा। वो हैरत से अक्सा को देखकर रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों का था इसके पास कोई हिसाब ही ना था, ना ही इसे कुछ याद था। वो चंद लम्हों तक खाली उस जहनी कैफियत में बैठी रही। फिर इसने उठकर शावर लिया। कपड़े बदलकर इसने मामूल की तरह ब्रश से बालों को सुलझाकर कैचर में जकड़ा, स्वेटर पहना, शाल ओढ़ी। फिर अक्सा के हमरा नीचे आ गई। हिम्मत मजमा करते हुए इसने मिसेस शिराजी के कमरे का रुख किया था। दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही बेड पर बैठी दिखाई दी। आंखों पर ग्लासेस लगाए कोई किताब पढ़ रही थी। जन्नत पर नज़र पड़ते ही इन्हें खुशगवार हैरत ने घेर लिया। जन्नत बेटा,
बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। लहजे में कितना प्यार था और आंखों में कितनी फिक्र थी। भारी कदम उठाती वो बेहद खामोशी से इनकी बाहों में समा गई थी। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊँगा तो वो क्या सोचेंगी। एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टिल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके ख़ानदान के लोग इसे छूत की तरह ट्रीट करते हैं और जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। कितनी ही देर तक वो इनके सीने से लगी रही थी और फिर कितनी ही देर तक इनकी आंखों से झलकती इस मोहब्बत को भी देखती रही जो वक्ती इनाम और अधूरे ख्वाब जैसा था। अब कैसी तबीयत है? उन्होंने इसका माथा चूमा था। इसने पलकें झपका कर आंखों में उभरती नमी को रोक लिया। बेहतर है। उन्होंने मजीद कुछ ना पूछा, कोई बात ना कही, कोई सवाल ना दोहराया। बस अपने बाजू के हिसार में लिए जाने क्या कुछ पढ़कर इस पर फूंकती रही। नज़र लग गई होगी। इस दिन मेरी बेटी प्यारी भी तो बहुत लग रही थी। जो बतौं के ज़ेरे असर होते हों इन्हें नज़र नहीं लगा करती, मगर वो ये बात मिसेस शराजी को नहीं बता सकती थी। कुछ वक्त इनके पास खामोशी से बिताकर वो आराम की गर्ज से कमरे में आ गई थी। एक बार फिर इसने पुरसकून रहने की कोशिश की थी और एक बार फिर बंद आँखों ने इसकी हर कोशिश नाकाम बना दी थी और वो फूट फूट कर रो दी थी। वो मिसेस शराजी को किसी भी सूरत परेशान नहीं करना चाहती थी, इन्हें किसी गहरी अजियत या सदमे से दो चार नहीं करना चाहती थी। वो उनकी आंखों में अपने लिए नफ़रत, नागवारी जैसे तासरात नहीं देख सकती थी और ना ही इनकी दुआओं, मोहब्बत और शफ़क़त के साए से महरूम होना चाहती थी। वो जानती थी फारिस ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था और जब यह तय था कि किसी डील की तरह तय किए गए इस रिश्ते ने भी ख़त्म हो ही जाना है, तो वो घर में हुआ की टेंशन पैदा नहीं करना चाहेगा। वो अब भी इस पर कोई दबाव नहीं डालेगा, इस पर सख्ती नहीं करेगा। रोज़मर्रा मामूलात को वैसे ही चलने देगा जैसे वो पहले से चल रहे थे। पिछले 3 माह की रूटीन कायम रहेगी। सख्त नागवारी, नापसंदीदगी और गुस्से के बावजूद अब भी इस पर कोई रोब नहीं जमाएगा। वो अब भी अपनी माँ की खातिर इसे इतना मार्जिन दे रखेगा कि वो इस घर में अपनी मर्ज़ी और मंशा के से वैसे ही ज़िंदगी गुजार सके जैसी वो पहले गुजार रही थी, ताकि इनके माबैन ताल्लुक़ की नोयत की इन्हें खबर ना हो। मगर क्या अब वो पहले की तरह वजदान हौस में रह पाएगी? ये एक मुश्किल सवाल था। इसकी सारी कोशिश इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए थी, मगर अब इसे यह नामुमकिन लग रहा था। मुस्तकबिल के हवाले से इसने बहुत कुछ सोच रखा था, मगर अब इसे अंधेरों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो नाकस, अधूरी, नामुकम्मल, वो किसी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। मोहब्बतों पर इसका हक नहीं था, कुदरत इस पर मेहरबान नहीं थी। ज़िंदगी गुजारने के लिए उम्मीद चाहिए और उम्मीद को भी तो एक उम्मीद चाहिए, मगर इसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वो खाली हाथ तही दामन थी। अब मुस्तकबिल का कोई मंजर, कोई ख्वाब, कोई ख्याल इसे कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर रहा था। वो एक ही मुकाम पर रुक गई थी, थम गई थी, ठहर गई थी और जमूद का यह एहसास इसे अंदर ही अंदर ख़त्म करता जा रहा था। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख दरवाजे की आवाज़ से खुल गई थी। कोहनी के बल ऊपर होते हुए इसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन कर दिया था। जन्नत कमरे में नहीं थी। इसने फिर टेबल क्लॉक पर वक्त देखा जो रात के 2:30 बजा रही थी। वो इसी वक्त उठकर कमरे से बाहर आ गया। राहदारी से लाउंज का जायज़ा लेने के बाद इसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल दिया, फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। एक बार इतराफ़ का जायज़ा लेते इसने किचन का रुख किया। लाइब्रेरी, स्टूडियो, डाइनिंग हॉल, सिटिंग रूम, इसने हर जगह देख लिया, मगर जन्नत कहीं नहीं थी। झंझराहट के आलम में वो सदर दरवाज़ा खोले बाहर आ गया था। सामने ही वो शदीद सर्दी में लिहाफ ओढ़े सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दे गई थी। फारिस वजदान के जबड़े भींच गए थे। आंखों में नागवारी के साथ साथ सख्ती उतर आई थी। गुस्से से कदम उठाते वो इसके पास आया था और फिर इसी गुस्से और बेदर्दी से उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आया था। दरवाज़ा बंद करके वो इसकी तरफ मुड़ा तो वह सर झुकाए हाली हाली नज़रों से फर्श को ताक रही थी। अब क्या जाती हो? सांप की तरह फनकार कर इसने पूछा था। अब कौन सा नुकसान है जो करना बाकी है? यही चाहती हूँ मम्मी तुम्हारी वजह से बीमार पड़ जाए। बाजू से पकड़कर इसने बेदर्दी से झंझोड़ा था। जन्नत का सर तब भी झुका रहा था, लबों पर कफल था, आंखों में वीरानी सी वीरानी थी। फारिस का बस नहीं चल रहा था वो इसे थप्पड़ लगा दे। मिसेस शराजी इसकी गैर मामूली खामोशी को, इसकी आंखों की वीरानी को
اور چہرے کے مسخ شدہ تاثرات کو طبیعت کی خرابی پر محمول کر رہی تھی، لیکن فارس جانتا تھا وہ ٹھیک تھی، جان بوجھ کر اور صرف توجہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، ڈرامے باز تھی، سچویشن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اسے آتا تھا۔ وہ مسز شیرازی کو اس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہی تھی، جانے کیسی لڑکی تھی، کیسی سوچ رکھتی تھی۔ میں اگر خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ میں ممی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، اس نے شدید غصے کے عالم میں اس پر واضح کیا تھا۔ تمہیں ان کا ذرا سا بھی احساس ہے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہ کرتا، اس نے جھٹکے سے بازو چھوڑ کر دبی آواز میں کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا یہ حلیہ اور رویہ درست کرو، ورنہ میں خود ممی کو تمہاری اصلیت بتا کر اس گھر سے فارغ کر دوں گا۔ کم از کم روز روز کی ٹینشن سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے جاتا دیکھا، آنکھوں میں یکدم نمی تیرنے لگی۔ فارس کی دھمکی کا اثر تھا یا مسز شیرازی کی فکر؟ اس نے خود سے لڑ کر خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ حشاش بشاش اور کچھ حد تک فریش نظر آتی تھی۔ وہ ویسے ہی انہیں وقت دینے لگی تھی جیسے لاہور جانے سے پہلے وہ گزشتہ 3 ماہ سے دیتی آ رہی تھی۔ لان میں گھومنا، کتابیں پڑھنا، اکٹھے نماز پڑھنا، آیات کو ڈسکس کرنا، دنیاوی خبروں پر تبصرے کرنا، لیکن در پردہ بہت سے کام ایسے بھی تھے جو اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے فارس کے معاملات میں مداخلت حتمی طور پر بند کر دی تھی، اور اب اس کا سامنا بھی وہ کم سے کم کرنے لگی تھی۔ کمرے میں تب ہی آتی جب وہ سو چکا ہوتا، صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاتی۔ آمنا سامنا صرف ناشتے کی ٹیبل پر یا رات کے کھانے پر ہوتا، اور اس دوران وہ بھولے سے بھی نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھتی۔ اب فارس کے بیڈ روم میں نہ تازہ پھول سجتے تھے، نہ معطر خوشبو بکھرتی تھی، نہ کمرے کی سیٹنگ بدلتی تھی، نہ اس کی اشیاء کو ہاتھ لگایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا میک اپ کا سامان بھی ہٹا دیا تھا، دیواروں کو بھی پینٹنگ سے محروم کیا تھا، بیڈ شیٹس، کھڑکیوں کے پردے بھی اس نے بدلوا دیے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر نشانی اس کمرے سے مٹائی تھی، ایک ایک کر کے اس نے اپنی ہر چیز وہاں سے ہٹائی تھی۔ اب اس نے فارس کے کمرے میں اپنی مرضی اور پسند کی کوئی چیز چاہیے بھی نہیں تھی۔ اب جب قدم لہو لہان ہوئے تھے تو اپنے ہاتھوں سے ہی ہر زنجیر توڑ کر خود کو آزاد کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ آزادی، یہ آزادی، سوچ اور خیالات میں غلطاں، وہ کب کیسے چلتی ہوئی نماز والے کمرے میں آ گئی اسے نہیں پتا تھا۔ سر وسجود کتنی ہی دیر وہ سسکیاں لے لے کر روتی رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا، اور جب سر اٹھاتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی تو نم آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ دروازے میں ہی مسز شیرازی موجود تھی۔ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے سر چہرہ دیکھا، آنکھوں میں لہراتا کرب دیکھا۔ جنت اپنی جگہ منجمد ہوئی بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں میں ٹھہرے تھے، دل جیسے رکا ہوا تھا۔ شاید وہ اب پوچھ لیں کہ جب سے لاہور سے آئی ہوں اتنی خاموش کیوں ہو، زندگی سے خفا کیوں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں بدل گئی ہو جنت؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو وہ کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی؟ دعا مانگ لی بچے؟ کافی کی طلب ہو رہی ہے، اگر تمہارے ہاتھوں سے بنی مل جائے تو۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے ایک دم سے یوں کہا جیسے انہیں اس کے آنسو نظر ہی نہ آئے ہوں۔ وہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے گئے تھے، وہ اللہ کے لیے ہی تھے۔ جنت نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر اس بات میں وہ مشکل اپنے سر کو جنبش دی۔ حالانکہ اس نے دعا نہیں مانگی تھی، اس نے بس پیشانی ٹکائی تھی اور رونا شروع کر دیا تھا۔ بھلا وہ اسے بتاتی جسے سب علم تھا، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ میں کچن میں ہوں، انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑ دیا تھا۔ آنکھیں آستین سے پہنچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نگاہ اسری یسرا کی آیت پر جا ٹھہری۔ بس ایک لمحے کے لیے، پھر گالوں پر سے آنسوؤں کا نشان مٹاتی وہ کچن میں آ گئی تھی۔ اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، گود میں دھری ڈائری انہوں نے کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ہاتھ بڑھا کر کچھ لکھ رہی تھیں۔ تمہارا کیا حال ہے جنت؟ محرومیوں پر صبر کیسے آتا ہے؟ کافی بنا کر وہ ان کے پاس آئی تو اپنا مگ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قلم رکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا، فوری طور پر کوئی جواب اس کے ذہن میں نہ آ سکا۔ کیسے آتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی مسز شیرازی اس ٹاپک پر کچھ لکھ رہی ہوں گی، جواب ان کے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا۔ سوالوں پر غور کرنے والوں کو جواب مل ہی جایا کرتے ہیں۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ بھروسہ ایمان اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔
घूंट घूंट काफ़ी अपने अंदर उतारते हुए वो इन्हें खामोशी से देखने लगी। एक महरूमी के साथ ढेर सारी अताएँ भी तो होती हैं। अब मुझे देख लो, वो मुस्कुराईं। अपाहज हो गई हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बोलने, सुनने और देखने की सलाहियत से महरूम नहीं किया। वो एक महरूमी बहुत भारी है, मगर इसके साथ भी इतनी अताएँ हैं कि मैं शुमार नहीं कर सकती। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। जब मैं अता पर गौर करती हूँ तो मेरे अंदर शुक्र का जज्बा सर उठाता है। यही जज्बा मुझे मेरी महरूमी पर सब्र सिखाता है। सब्र अल्लाह की रज़ा से जुड़ा है। रज़ा अल्लाह की हिकमत पर और इसकी रहमत पर भरोसा करना सिखाती है। और मैं सोचने लगती हूँ कि यकीनन इसमें मेरे लिए भलाई होगी। यकीनन अल्लाह ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए इस आजमाइश में डाला होगा, या मुझे वो इन हालात से इसलिए गुजारा होगा ताकि वो बदले में मुझे कुछ अच्छा और बेहतरीन अता कर सके। मग पर गिरफ्त मजबूत किए जन्नत खामोश बैठी थी। यकीन से इब्तिदा करती हूँ तो शुक्र पा लेती हूँ, शुक्र से आगाज़ करती हूँ तो यकीन मिल जाता है। काफ़ी का खाली मग काउंटर पर रखकर उन्होंने डायरी उठा ली। जन्नत भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आंटी, व्हीलचेयर का रुख मोड़ते हुए उन्होंने रुक कर इसे देखा। जी बेटा, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, जो इसका हो जाए इसके लिए कम नहीं पड़ती। वो इसे फिर बेघर नहीं होने देता, है ना। सीढ़ियाँ उतरते फारस वजदान के कदमों की हरकत यकलहत थमी थी। किचन काउंटर की इस तरफ वो मिसेस शिराजी से मुखातब थी। बेशक, उन्होंने व्हीलचेयर का रुख मोड़ा, फिर कुछ सोचकर रुक गई। सजदों में गिरने वालों को अल्लाह कभी गिरने नहीं देता। जन्नत की आंखों में नमी ठहर गई। बदिक्कत मुस्कुराते हुए इसने उन्हें देखा। वो मिसेस शिराजी को क्यों फरामोश कर बैठी? इसने वादा किया था वो इन्हें इनके पोते से मिलवाएगी। इसने खुद से अहद किया था वो इनका हर लिहाज से ख्याल रखेगी। तो फिर अब क्यों हिम्मत छोड़ बैठी थी वो? निकाह, एक कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो है, हाँ तब तक इसे मिसेस शिराजी के साथ इनकी दुआओं के साए तले रहना है। मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, ऐसे भी मिलती हैं अल्लाह के प्यारों से। वो सरशारी ख्यालों में सोचे जा रही थी। फ़ारस इन्हें कभी भी इसकी मर्ज़ी से आगाह नहीं करेगा। इनकी मोहब्बत इसके लिए कायम और दायम ही रहेगी। आंखों में नफ़रत का तासुर नहीं उभरेगा। लब दुआ से खाली नहीं होंगे। वो इनके पोते के लिए इनके साथ खड़ी रहेगी। अकम में सदर दरवाज़ा खोलकर फ़ारस वजदान बाहर चला गया था। जन्नत कमाल अब भी मिसेस शिराजी को ही देख रही थी। इसकी आंख खुली तो रात का 1:30 बज रहा था। उठकर बैठते हुए इसने सीने पर धरी किताब काफ़ी टेबल पर रख दी थी। लाहौर से वापसी के बाद अक्सर ऐसा होने लगा था कि वो सिटिंग एरिया में ही सो जाया करती थी, और अब जब शदीद सर्दी का एहसास हुआ था तो उठकर कमरे में आ गई थी। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसे यकायक ही गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था। ज़रकार फानूस और लैंप रोशन थे। बेड पर बेतरतीबी से कुशन यहाँ वहाँ बिखरे थे। इसकी निगाहें बेख्तियार वॉशरूम की जानिब उठ गई थीं। आध खुले दरवाजे से वो फ़ारस को वॉश बेसिन पर झुका देख सकती थी। वो खांसते हुए उल्टी कर रहा था। निचला लब यूं ही बेख्याली में दांतों तले दबाते हुए वो सोफे पर जा बैठी। वो कुछ ही देर बाद वापस आया था। मध्यम सी रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह था। मुजमल वजूद निढाल लग रहा था। रंगत उड़ी हुई, होंठ खुशक बेरंग, नम आँखें बेतहाशा सुर्ख और कुछ सूजी हुई थी। कपड़े शिकन और उत हुलिया बिखरा हुआ सा। वो कदम उठा रहा था तो इसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। फिर वो खांसते हुए बेड पर ठहर गया था। टांगों पर कंफर्टर फैलाते हुए जन्नत इसे बेड पर बेकरारी से करवट बदलते और बेतरह खांसते हुए देख बेचैन हुई थी। पहला ख्याल यही आया कि वो इसके मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है, जैसा कि वो लाहौर से वापसी के बाद से इरादा किए हुए थी। और दूसरा ख्याल ये था कि इसे उठकर इसकी तबीयत से मुतल्लिक इस्तफसार करना चाहिए, मगर चाहते हुए भी इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। वो एक बार फिर उठकर वॉशरूम में गया था। एक बार फिर वॉश बेसिन पर झुका हुआ था। जन्नत ने इस तराबी कैफियत में वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई। क्या सारी रात इसकी यही हालत रही है? वो बाहर आया तो जन्नत इसके सामने थी, कुछ मुतफक्कर और मुतामल सी। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? इसने हिम्मत करके पूछा था। एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए इसने दरवाजे की नाप को थामे रखा। बार बार वो पलकें यूं झपक रहा था जैसे आंखों पर छाई हुई धुंध हटाने की कोशिश कर रहा हो। मंजर कुछ वाज़ेह हुआ तो जन्नत को दृष्टि से हटाते हुए वो आगे बढ़ा। अगले ही लम्हे इसका तवाज़ुन बिगड़ गया। इससे कबल कि जन्नत इसे संभाल पाती, वो पूरे कद समेत फर्श पर आ रहा। फ़ारस, घुटी घुटी चीख के साथ वो इस पर झुक गई। गाल थपथपाते हुए आवाज़ें देते हुए इसे होश में लाने की सही करने लगी।
महज चंद लम्हों के लिए पास आउट होने के बाद इसने झट से आंखें खोल दी थी। अगले ही पल इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। इसके चेहरे और गर्दन पर सुर्ख धब्बे उभरे हुए थे। सुर्ख आंखों से पानी बह रहा था। एलर्जी रिएक्शन। परेशानी के आलम में जन्नत के जहन में पहला ख्याल यही आया था। फिर इसने तेज़ी से उठकर साइड टेबल पर रखी टैबलेट्स का जायज़ा लिया। पानी का आधा गिलास भी रखा था। गोया वो एलर्जी के लिए मेडिसिन ले चुका था, मगर इसे अभी तक फाका क्यों नहीं हुआ था? अगर बर वक्त फाका नहीं हुआ था तो एकदम इसके अंदर खतरे की घंटी बजी। साइड टेबल से इसने फारस का मोबाइल उठा लिया। इसके दाहिने हाथ के फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर डॉक्टर बुखारी का नंबर कॉन्टैक्ट से निकाला। वो मुश्किल सांस लेते फारस बुरी तरह से खांसे जा रहा था। वो अब डॉक्टर बुखारी से मुखातब थी, इन्हें इसकी सूरत हाल से आगाही दे रही थी, जबकि मतली के शदीद एहसास के साथ ही फारस को यकदम चबकाई आई थी। वो उठना चाहता था मगर बर वक्त ऐसा न कर सका। मजबूरन इसे फर्श पर ही झुकना पड़ा। डॉक्टर बुखारी से बात करके वो एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। इट्स ओके, परेशान मत हो, रिलैक्स रहो, वो इसकी पुश्त थपथपाते हुए कह रही थी। दूर रहो। कुछ गुस्से, कुछ झंझराहट से और कुछ बेबसी के आलम में इसने बाएं हाथ से जन्नत को परे धकेला। अंदाज और रवैये से नफरत और झुलाहट नुमायां थी। जन्नत दुख और सदमे से इसे देख कर रह गई। बहुत कोशिश से वो दीवार के करीब हुआ ताकि सहारा लेके बैठ सके। दाहिना हाथ गर्दन पर था। वो अपने स्वेटर और शर्ट के बटन खोलना चाहता था मगर खोल नहीं पा रहा था। यह काम भी जन्नत ने सर अंजाम देना चाहा था और इसने एक बार फिर शदीद गुस्से और चिड़चिड़ेपन से इसे परे धकेला था। स्टे अवे फ्रॉम मी। जन्नत का दिमाग घूम गया। अगले ही लम्हे इसने फारस के हाथ जकड़ कर पकड़े थे। इस हालत में भी तुम्हें अपनी एटीट्यूड दिखाने की पड़ी हुई है। इस हालत में भी वो इस पर फट पड़ी। सुर्ख पड़ती आंखों में सदमा लिए फारस वजदान इसे देख कर रह गया। महज एक लम्हे के लिए सकता हुआ था। इसके बाद जो खांसी का दौरा पड़ा तो वो हाल से बेहाल हो गया। जन्नत ने तेज़ी से इसके स्वेटर और शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए। गर्दन से नीचे सीने पर भी सुर्ख निशान थे। मैंने डॉक्टर बुखारी से बात की है, वो अभी आते होंगे, वो इससे कह रही थी। क्या तुम कोई और दवा लेते हो? फारस का सर झुक गया। नीम खुली आंखों में एक खालीपन था। चेहरा सफ़ेद, खांस खांस कर इसकी हालत अबतर हो चुकी थी। फारस, इसका सर उठाते हुए, गाल थपथपाते हुए इसने एक बार फिर इसे मुतवज्जा किया था, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुआ था। कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। फारस, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। यकाचक ही इसकी गर्दन ठलक गई। वजूद बेजान सा हो गया। फारस, जन्नत के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। आंखों में खौफ और हरास फैल गया। दाहिना हाथ मुंह पर जमाए वो मुतवहश होकर पीछे हट गई थी। फारस सांस नहीं ले रहा था। इसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं।